अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमानों को ट्रैप करने की एक घिनौनी साजिश की है और वो साजिश क्या है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करके हमास को काबू किया जाए। हमास किसी तरह इसराइल के काबू नहीं आ रही। जमीनी फौजें जब इसराइल की गजा में दाखिल होती हैं तो हमास की जानिब से शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ता है और हमास को कंट्रोल करने की सलाहियत इसराइल के अंदर नहीं है। तो ऐसे में अमन मंसूबे के नाम पर अमेरिका और इसराइल ने एक प्लान बनाया है जिसमें इस्लामी अफवाज की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो गजा में जाकर हालात को कंट्रोल करें, नॉर्मलाइज करें, जंगबंदी की तरफ मामलात को लेकर जाएं और यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाएं। लेकिन जो असल मंसूबा है वो ये है कि इस्लामी मुल्कों की अफवाज को हमास के सामने खड़ा कर दिया जाए और हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक के जिम्मे लगाई जाए, क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर ये वो ममालिक हैं जो मुसलमानों के नुमाइंदा मुल्क हैं, आबादी के लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी, और इनमें यह सलाहियत मौजूद है कि ये हमास को इंगेज कर सकते हैं और हमास को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि वो जंगबंदी करे और यरगमालियों को रिहा कर दे। लेकिन इस जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के बाद मुसलमान मुल्कों का इस खित्ते के अंदर क्या रोल होगा ये गैर वाज़ेह है। और इसके अलावा मुसलमानों के यहां अमन कायम करने के बाद फलस्तीनियों के लिए क्या आसानियां होंगी और हमास के वो लोग जिन्हें मुमकिन तौर पर माफी मिल जाती है, क्या उनको किसी किस्म का कोई किरदार इस इलाके में मिलेगा? तो इस हवाले से बिल्कुल खामोशी है। बल्कि अमेरिका और फलस्तीन की जो अथॉरिटी, जो इसराइल यहां काबू करना चाहता है, अमेरिका और इसराइल दोनों ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमास को तो किसी किस्म का कोई किरदार इस इलाके में नहीं दिया जाएगा। जो तब्दीली बहुत बड़ी आई है वो ये है कि अब नई तजावीज़ के मुताबिक अमेरिका ने गजा में मुसलमानों की दोबारा आबादकारी के लिए आमादगी जाहिर कर दी है और कहा है कि अगर कोई मुसलमान यहाँ वापस आना चाहता है, रहना चाहता है तो रह सकता है, अगर यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, और अगर जाकर वापस आना चाहता है तो वो उसको भी आने की इजाज़त दी जाएगी। ये एक बज़ाहिर एक सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो इस अमन पीस प्रोजेक्ट में, गजा पीस प्रोजेक्ट के अंदर है, वो ये है कि इसराइल कहता है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी उसके बाद गजा की जो सिक्योरिटी होगी उसकी जिम्मेदारी इसराइल के पास होगी। यानी इसराइल का कंट्रोल गजा के ऊपर पूरा होगा। हमास को डिसआर्म कर दिया जाएगा, हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, हमास का तमाम सियासी रोल खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस्लामी ममालिक की अफवाज गजा में अमन कायम करेंगी, गजा को गैर मुसल्लह कर देंगी, गजा की तामीर नौ करेंगी, गजा में नए स्कूल बनाएंगी, नए कॉलेजेस बनाएंगी, नए अस्पताल बनाएंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, पानी का नया सेटअप बनाएंगी और यहां पर मुसलमानों को बसाने के बाद ये इलाका इसराइल के दोबारा हवाले हो जाएगा। और अमेरिका और इसराइल इस बारे में बड़े क्लियर हैं। अब जो फलस्तीनी उस इलाके के अंदर रहेंगे उनके बारे में प्लान यह है कि वर्ल्ड बैंक को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वर्ल्ड बैंक उन फलस्तीनियों को आदाब जिंदगी सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से इसराइल की बालादस्ती में आपने यहां रहना है, इसराइल को किस तरह से ओबे करना है, इसराइल की हर हुक्म को मानना है, अच्छे शहरियों की तरह रहना है, दहशतगर्दी नहीं करनी है आपने। अपने आज़ादी का अगर आपके दिल में ख्याल है, ख्वाब है, अगर आपके ख्वाब है तो उनको आपने दिल से खुरच के निकाल फेंक देना है, दिमाग से खुरच देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका की बालादस्ती को तस्लीम करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका सरकार कहती है कि फिर मैं इसराइल को नहीं रोकूंगा, फिर इसराइल का जो दिल चाहेगा वो करेगा। अगर आपने गुलामी के साथ इस इलाके के अंदर रहना है तो फिर आपको यहां पर रहने की इजाजत दे दी जाएगी। फलस्तीनी अथॉरिटी के नाम पर भी जो इस मंसूबे में तजावीज़ हैं वो भी बहुत अनक्लियर है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है अबूरी सेटअप की ट्रेनिंग करेगा, उनको तरीकाकार बताएगा और वहां पर वो काम करेंगे। लेकिन जब गजा की तामीर ना हो जाएगी तो क्या टोटल कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा? तो इस बारे में बिल्कुल खामोशी है। मंसूबे के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर है कि अगर फलस्तीनियों का रवैया अच्छा रहा तो मुमकिन तौर पर उनको ये कंट्रोल दे दिया जाए, लेकिन वादा नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी इस मामले में पेच रफ्त हो सकती है, लेकिन वादा कोई नहीं है।
अब अमेरिका सरकार ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि मैं इस मंसूबे के लिए जो अबूरी सेटअप बनेगा उसकी निगरानी मैं खुद करूंगा। और फिर जो बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर हैं, उनको भी इसमें एक अहम जिम्मेदारी दी जाने का इम्कान है, क्योंकि टोनी ब्लेयर साहब खुद इंटरेस्टेड है कि उनको इसराइल के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर एक अहम जिम्मेदारी दी जाए। तो ये एक सेटअप बनने जा रहा है जिसका कमांड डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास होगी, इख्तियारात डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पर टोनी ब्लेयर साहब इस्तेमाल करेंगे, और मुसलमान अफवाज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमास को कंट्रोल करने के लिए, गजा को डिसआर्म करने के लिए, गजा के मलबे की सफाई के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेंगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बाद उनका क्या किरदार होगा ये अभी अनक्लियर है, क्योंकि मुसलमान ममालिक को जो प्लान दिया गया है उसके अंदर उनके किरदार के हवाले से अभी तक सारी चीजें गैर वाज़ेह हैं। अब दूसरी अहम बात यह है कि ऐसे में जब ये इतनी अनक्लियर चीजें हैं तो मुसलमान ममालिक जो हैं वो क्यों, आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर वो इस सारे मंसूबे को हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी हिमायत की है, मिस्र ने भी हिमायत की, तुर्की ने भी हिमायत कर दी है, कतर और बाकी ममालिक भी हिमायत कर रहे हैं, तो सऊदी अरब भी हिमायत के लिए तैयार हो गए। तो आखिर ऐसा क्या है कि ये मंसूबा जो है ये इस पर क्यों मुसलमान ममालिक तैयार हो रहे हैं? तो उसकी जो बज़ाहिर वजूहात नज़र आती हैं वो यही नज़र आती हैं कि ख़ित्ते में इतना ज़्यादा अनरेस्ट पैदा हो चुका है कि उसका फौरी तौर पर ख़त्म होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये जो अनरेस्ट है, जो सिक्योरिटी ख़दशात हैं, जो सिक्योरिटी मामलात हैं, जो हमले हैं, वो सिर्फ गज़ा तक ही महदूद नहीं है, वो गज़ा से निकल के मगरबी किनारे में भी आ रहे हैं, मगरबी किनारे से वो कतर तक पहुँच रहे हैं, वो ईरान तक पहुँच रहे हैं, वो शाम तक जा रहे हैं, वो लबनान के अंदर जा रहे हैं। तो सारे ममालिक जो है वो मुतासर हो रहे हैं इसराइल की इस बदमाशी से, इस गुंडागर्दी से जो अमेरिका के ईमा पर और पुश्तपनाही पर वो कर रहा है। तो मुस्लिम ममालिक का इंटरेस्ट ये है कि फौरी तौर पर ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया जाए, एक जंगबंदी की सूरत पैदा हो जाए और इससे खित्ते में एक ओवरऑल जो अमन आएगा उसको इंश्योर किया जाए। पहली तजवीज़ उनके जहन में ही है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी बहुत शदीद दबाव है कि गजा के लोगों का जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नस्ल कुशी हो रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको फौरी तौर पर रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कुछ भी सूरत इख्तियार की जाए, ये जंगबंदी की जाए, क्योंकि रोज़ाना की तादाद में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए जाते हैं इसराइली बमबारी की वजह से। तो ये कोई एंड नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, जो तरतीब चल रही है मामलात की, उससे तो यही लगता है कि फ़लस्तीन क्यों का मुकम्मल खात्मा जो है इसराइल के एजेंडा और अमेरिका और मगरब की पुष्टपनाही उसको हासिल है। तो मुसलमान ममालिक का इंटरेस्ट ये है कि किसी भी बहाने इस जेनोसाइड को तो फौरी तौर पर रोका जाए, खा जंगबंदी करनी पड़े, कितनी सख्त शराइत पर करनी पड़े, और यहाँ पर जंगबंदी होगी तो गजा के लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर तीसरी वजह यह है कि अगर जो अमेरिका ने अभी तजावीज़ दी है उसके अंदर यह है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ पर दोबारा से रहने का मौका मिल जाएगा और यहाँ पर आएंगे, रहेंगे, उनको दोबारा घर बनाने की इजाज़त मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर किया जाएगा। तो ये एक बेहतर होप है, एक छोटी होप है, एक उम्मीद है कि अगर अमेरिका और इसराइल अपने वादे पर कायम रहते हैं और गजा के लोगों को उनके घरों में रहने की इजाज़त देते हैं। आज़ादी तो उनके पास पहले भी नहीं थी, सोवरेनिटी तो उनके पास पहले भी नहीं थी, इक़्तिदार आला तो उनके पास पहले भी नहीं था, अपने ऊपर हुकूमत करने का इख्तियार तो उनके पास भी नहीं था, गजा के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी उनके पास नहीं थे, उनके पास वो वसाइल भी नहीं थे कि वो अपने मुल्क को चला सकें। तो वो अगर अमन उनको दोबारा नसीब हो जाता है, उनका जेनोसाइड रुक जाती है और उनको थोड़ा बहुत किरदार मिल जाता है, तो कम अज़ कम वहाँ पर बसने वाले लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ममालिक के अफवाज उनकी मदद के लिए आने को तैयार नहीं है। अगर इसी तरह यह है कि मुस्लिम ममालिक के अफवाज वहाँ मौजूद होंगी तो वो कम अज़ कम थोड़ी बहुत तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर लेंगी। अगर इंडोनेशिया की अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज या कोई और दूसरी तुर्की की या मिस्र की अफवाज वहाँ पर होंगी तो वो इस बात को इंश्योर कर लेंगी कि इसराइली मजालिम जो इस वक्त इसराइली फ़ौज मजालिम कर रही है तो वो मजालिम फ़लस्तीनियों के ऊपर ना हो। तो ये एक सिक्योरिटी, एक थोड़ा सा एक अरेंजमेंट उनके लिए बन जाएगा। फिर इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इससे जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं कि इस चीज़ के ज़रिए जो उस इलाके के अंदर मुस्लिम अफवाज को दाखिल होने का मौका मिल जाएगा। इसराइल के वो इलाके जो इसराइल के साथ जो गजा की सरहदें मिलती हैं उन सरहदों पर मुस्लिम अफवाज मजीद आ जाएंगे, और फिर यह कि वो अफवाज भी आ जाएंगी कि जिनकी सरहदें इसराइल से नहीं मिलती, जैसे तुर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, कतर है या मुतहदा अरब इमारात है, इन की सरहदें जो है उसके साथ नहीं मिलती इसराइल के साथ। तो ये अफवाज भी वहाँ पर आ जाएंगे और कल को अगर इसराइल हमला करता है तो मुमकिन तौर पर
ये अफवाज भी बराह रास्त इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगी। तो ये है कि इसराइल के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात का इजाफा हो सकता है और उसको अभी जो मुस्लिम ममालिक जो उसके पड़ोस में उनकी जानिब से उसको रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता, तो उसके दुश्मनों में मजीद इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि जो अब्राहमिक अकॉर्ड है उस पर साइन होने की उम्मीद कर रहे हैं कि ये अगर इस तरह मामलात आगे चलते हैं तो इसराइल की बालादस्ती को खत्ते के अंदर तस्लीम कर लिया जाएगा, गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल को मिल जाएंगी, 72 घंटे के अंदर यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। एक यरगमाली रिहा होकर उसके अगेंस्ट बहुत सारे फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया जाएगा। कुछ फ़लस्तीनियों को जो उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है 150 के करीब उनको रिहा कर दिया जाएगा, 1500 के करीब जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह है कि अगर किसी इसराइली की लाश वापस की जाती है तो जो फ़लस्तीनियों की लाशें इसराइलियों के पास है, एक लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की लाशें जो हैं वो वापस की जाएंगी। तो इस तरह से कुछ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में इस वक्त जो इसराइल है वो फंसा हुआ यरगमालियों की वजह से है, वो यरगमालियों की वजह से खुल के ऑपरेशन नहीं कर पा रहा। तो ये खदशात बहरहाल मौजूद हैं कि अगर तमाम यरगमाली इसराइल के रिहा हो गए तो उनकी रिहाई के बाद इसराइल जो है अपनी नज़रें बदल सकता है, इसराइल का रवैया तब्दील हो सकता है। जिस तरह कतर के मामले में पिछले दिनों उसने किया था कि कतर में उसके मुज़ाकरातकार मौजूद थे, मुज़ाकरात इसराइल के लिए हो रहे थे, हमास और इसराइल के मुज़ाकरात हो रहे थे, अमेरिका वहाँ मौजूद था, इसके बावजूद इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया था। उसी तरह का कुछ रवैया, अगरचे अब कतर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने माफ़ी मांग लिया अमेरिका के कहने में, चूँकि अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गज़ा पीस ट्रीटी पर बातचीत हो रही है तो वो नहीं चाह रहे किसी किस्म की बदमज़गी हो। लेकिन इसराइल जिस तरह से उसकी सुरिश्त में शामिल है, उसके खबीर में शामिल है गुंडागर्दी, तो उसने वो गुंडागर्दी करके रहनी है और आने वाले दिनों में वो सारे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो मुसलमान ममालिक के अंदर ये रिजर्वेशंस, ये खदशात बहरहाल मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में ना तो मुस्लिम ममालिक की जो अफवाज है उनके बारे में कोई रोल डिटर्मिन हो सका है, ना ये तय हो सका है कि हमास अगर नहीं मानेगी और गैर मुसल्लह नहीं होगी तो हमास को कहाँ बसाया जाएगा, हमास का क्या फ्यूचर होगा और हमास के जो कारकुन हैं वो कहाँ जाएंगे। इसके अलावा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल क्या आने वाले दिनों में किसी मरहले पर फ़लस्तीनियों के हाथ में आएगा। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं।